My name is Atul Agarwal. I am Chief of Operations for Global Solution Compliance Private Limited. तो जैसे कि जिस भी मैन्युफैक्चरर ने मेरी पुरानी वीडियो देखी थी BIS फॉर टॉयज पार्ट 1, तो उस वीडियो में मैंने सबको समझाने का ट्राई करा था सभी मैन्युफैक्चरर्स को, सभी टॉय रिलेटेड पर्संस को कि आज अगर किसी को BIS लाइसेंस लेना है तो क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, क्या उसका फी स्ट्रक्चर है। तो वो पूरी वीडियो मैंने आपको पूरा समझाने का ट्राई करा था एंड आई होप कि मैं आपको समझा सका। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1 वीडियो। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैन्युफैक्चरर BIS लाइसेंस ले चुके हैं, जो भी BIS मैन्युफैक्चरर लाइसेंस ले चुके हैं, उनको आगे लाइसेंस को ऑपरेट कैसे करना है और ऑपरेट करते दौरान उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे। Our first topic will be compliances after taking BIS license for twice। की लाइसेंस लेने के बाद हमें क्या क्या compliances फॉलो करने हैं। देन लाइसेंस लेने के बाद जब सर्विलेंस विजिट होती है तो उस टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। रीजन फॉर स्टॉप मार्किंग, ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिस्कस करने का कि आज अगर किसी का लाइसेंस स्टॉप मार्किंग में जा रहा है या किसी को अपना लाइसेंस स्टॉप मार्किंग में जाने से बचाना है, वो कैसे बचा सकता है। तो कुछ रीजन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक था कंप्लायंसेस फॉर टॉयज। तो कंप्लायंसेस फॉर टॉयज में आज हम 4 चीजें डिस्कस करेंगे कि हमें मार्किंग कैसे करनी है टॉयज के ऊपर, हमें प्रोडक्शन और कंसाइन डिटेल्स कैसे फिल करनी है पोर्टल पर, हमें टेस्टिंग कैसे करवानी है कि हमें किस ड्यूरेशन में कैसे कैसे टेस्टिंग फॉलो करनी है, और चौथा हमें रिन्यूअल कैसे करना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। और जो कि BIS लाइसेंस, मैं ISI मार्क स्कीम की बात कर रहा हूँ, ISI मार्क स्कीम को आगे फॉलो करने में जो जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 4 चीजें है कि हमें प्रॉपर मार्किंग करनी है, हमें टाइमली प्रोडक्शन कंसाइन डिटेल्स फिल करनी है, हमें टाइमली टेस्टिंग करवानी है एज पर SIT 9873, और हमें रिन्यूअल करवाना है लाइसेंस का हर साल। सो कंप्लायंसेस में सबसे पहले हम आते हैं मार्किंग्स पर कि आज हमें लाइसेंस फॉलो करने में सबसे पहले हमें मार्किंग्स फॉलो करनी है कि आज जब हमारा लाइसेंस आ रहा है तो उसके बाद हमें क्या क्या मार्किंग्स फॉलो करनी है। तो सबसे पहले जिस चीज के लिए लाइसेंस ले रहे हैं दैट इज ISI मार्क। तो हमारा ISI मार्क जो है वो टॉय के ऊपर मेंशन होना चाहिए। ISI मार्क के ऊपर ही साइड आएगा हमारा IS नंबर कि कौन सा IS नंबर पर हमने लाइसेंस लिया है। तो जो नॉन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स है वो लिखेंगे IS 9873 और नीचे लिखेंगे पार्ट 1। जो इलेक्ट्रिक लाइसेंस है वो लिखेंगे ऊपर IS 15644 और ये पार्ट 1 नहीं आएगा। उसके नीचे CM मतलब सेंट्रल मार्क्स /L मतलब लाइसेंस, तो CMN डैश उनका 10 डिजिट का यूनिक लाइसेंस नंबर। ये लाइसेंस नंबर हर एक मैन्युफैक्चरर स्पेशली 2 बार क्रॉस चेक करके लिखे, क्योंकि काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स लाइसेंस नंबर लिखते समय कुछ ना कुछ प्रिंटिंग एरर कर देते हैं। तो लाइसेंस नंबर इज द यूनिक नंबर दैट इज गिवन टू ईच मैन्युफैक्चरर। तो हर एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट पे लाइसेंस नंबर 2 बार क्रॉस चेक करके लिखे। उसके बाद हमें BIS की वेबसाइट की डिटेल देनी है दैट इज www.bis.gov.in। तो हम प्रोडक्ट पे BIS की लाइसेंस की वेबसाइट की डिटेल देंगे। देन कम टू एनेक्जर A कि जो हमारा 9873 पार्ट 1 का स्टैंडर्ड है उसमें एक एनेक्जर A दे रखा है, नेशनल एनेक्जर A, एकदम लास्ट में है, स्टैंडर्ड के 3rd लास्ट पेज पे दे रखा है ये। तो उसमें कुछ मार्किंग्स हमें दे रखी है जो प्रोडक्ट के ऊपर करनी है, जिसमें सबसे पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम और उसका एड्रेस प्रॉपर्ली प्रोडक्ट के ऊपर आना चाहिए। देन इज कंट्री ऑफ ओरिजिन कि किस कंट्री में वो प्रोडक्ट बनाया गया है, कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है उन सबके लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन इज इंडिया, कि इंडिया में प्रोडक्ट बनाया है तो लिखेंगे कंट्री ऑफ ओरिजिन डैश इंडिया। अगर कोई बाहर का मैन्युफैक्चरर, कोई इंडिया से बाहर का मैन्युफैक्चरर, कोई थाईलैंड का मैन्युफैक्चरर है या कोई चाइना का मैन्युफैक्चरर है तो वो कंट्री ऑफ ओरिजिन में चाइना लिखेंगे। देन इज बैच नंबर कि आज BIS लाइसेंस किसी प्रोडक्ट पे आ रहा है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैच नंबर उसका, कि आज जो क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज है वो प्रोडक्ट पे बैच वाइज कंट्रोल कर रहा है। तो आज हमें प्रोडक्ट पे, हर एक प्रोडक्ट पे उसका एक बैच नंबर लिखना है। ये बैच नंबर हम 2 तरीके से बना सकते हैं। ईदर वी कैन डिफाइन द बैच नंबर एज पर द क्वांटिटी कि हमारा एक बार मोल्डिंग से 500 पीस निकले या हम 2000 पीसेस का एक बैच बना रहे हैं, तो ये टोटली मैन्युफैक्चरर का कॉल है कि वो कैसे बैच नंबर डिफाइन करता है। दूसरा तरीका है कि वो डेट वाइज बैच बना सकता है कि आज की डेट का एक बैच हो गया कि लेट सपोज आज 1 जून है तो हमारा बैच नंबर हम बना सकते हैं 01 06
23 मॉडल नंबर। कि मॉडल नंबर लिखने का रीजन ये है कि कल को अगर हमारा कोई स्पेसिफिक मॉडल फेल होता है और बीआईएस हमें कहता है कि इस पूरे बैच का माल आपको रिकॉल करना है, तो हम सिर्फ स्पेशली इस मॉडल का करें, बाकी मॉडल का हमें ना करना। देयर इज मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, कि कौन से मंथ और कौन से साल में हमारा टॉय बना है वो हमें उसको मेंशन करना है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एज ग्रुप, कि आज हमें जिस वैरायटी का जिस एज ग्रुप में लाइसेंस मिला है, कि लेट सपोज एक फ्रिक्शन कार हम बना रहे हैं, अगर हमारा फ्रिक्शन कार के 12 मंथ्स में लाइसेंस है, कि हमने जो एज ग्रुप मेंशन करा है टॉय लाइसेंस लेते समय वो 12 मंथ्स प्लस मेंशन करा है, तो हम 12 मंथ्स प्लस ही लिखेंगे, उस पे कोई और एज ग्रुप नहीं ले सकते हम। और अगर हमने लाइसेंस 3 ईयर प्लस में लिया है तो हम यहाँ पे 3 ईयर प्लस लिखेंगे, हम 4 ईयर या 5 ईयर प्लस नहीं ले सकते। जो जिस एज ग्रुप के लिए हमें लाइसेंस मिला है वो ही एज ग्रुप हमें टॉय के ऊपर लिखना है। देन इस मॉडल नंबर, कि जो भी हमारा टॉय है उसका स्पेसिफिक क्या मॉडल नंबर है वो हमें टॉय के ऊपर लिखना है। देन अगर कोई वार्निंग है, जैसे मैंने बताया था कि अगर 3 साल से नीचे कोई खिलौना है तो उसमें स्मॉल पार्ट नहीं होना चाहिए, कोई 3 साल से ऊपर खिलौना है तो उसमें स्मॉल पार्ट वार्निंग होनी चाहिए। तो ऐसे हर एक क्लॉज के लिए बलून्स के अलग वार्निंग है, स्मॉल पार्ट के लिए अलग वार्निंग है, तो वो वार्निंग अगर कोई आपके टॉय पे एप्लीकेबल है तो वो वार्निंग आपको लिखनी है। ये दोनों चीजें नॉन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स को भी करनी है फॉलो और इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स को भी करनी है फॉलो। देन वी कम टू क्लॉज 7 ऑफ IS 15644। दिस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स, कि जो पर्सन्स इलेक्ट्रिक टॉयज बना रहे हैं उनको ये सब मार्किंग पे ध्यान रखना है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। आज लाइसेंस स्टॉक मार्केट में जाने का सबसे मेन, इलेक्ट्रिक लाइसेंस जो स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं उसका सबसे मेन रीजन है ये क्लॉज 7 ऑफ IS 15644, कि जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके प्रोडक्ट्स पे प्रॉपर मार्किंग्स नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो उसमें ये डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट, मैंने मतलब ऐसे क्लॉज 7 जो है वो काफी बड़ा है, आप स्टैंडर्ड से देख सकते हैं। जो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, कि डीसी मार्क एंड नॉमिनल वोल्टेज, डीसी मार्क एंड नॉमिनल वोल्टेज, की हमारे टॉय के ऊपर उसकी डीसी मार्क होना चाहिए। कि आज हमारा टॉय, जैसा जो भी मेरे बच्चे नहीं जानते, कि आज करंट जो होता है वो 2 तरीके का होता है, डीसी एंड एसी। एसी मतलब अगर हम किसी टॉय को प्लग एंड प्ले कर रहे हैं और डायरेक्ट उसमें पावर लाइन से करंट आ रहा है तो उसको हम एसी बोलते हैं। कोई भी करंट अगर स्टोर करके चला जाता है तो उसको डीसी बोला जाता है, डायरेक्ट करंट। तो जितने भी बैटरी ऑपरेटेड टॉयज है वो सब डीसी पे ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए 90% हम जो टॉयज मतलब बैटरी ऑपरेटेड बन रहे हैं तो हमें वो डीसी मार्क टॉयज पे लगाना है और उसकी नॉमिनल वोल्टेज हमें टॉय के बैटरी कंपार्टमेंट में लिखनी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये टॉय के बैटरी कंपार्टमेंट में आएगी। ठीक है। देन मार्किंग ऑफ बैटरी टाइप, अगर हमारा कोई टॉय है उसमें 3 डबल ए सेल लग रहे हैं और अगर उसको ये बैटरी कंपार्टमेंट है अगर, तो हमें सेल का डायग्राम बना के उस पे लिखना है ऐसे 1.5 वोल्ट डबल ए और उसकी पोलैरिटी। तो 3 है तो ऐसे 3 हो जाएंगे, कि हमें सेल का डायग्राम बना के एक, तो पॉजिटिव साइन जो है ऐसे सेल का डायग्राम बना के, तो पोलैरिटी के हिसाब से हमें ये जो डायग्राम है जहां पे भी हमारा सेल लगता है उस सेल के अंदर ऐसा डायग्राम बना होना चाहिए। ये एग्जैक्ट डायग्राम आपको स्टैंडर्ड से मिल सकता है। ये मैंने अभी हैंड रिटन बनाया है, इसमें गलती हो सकती है, आप स्टैंडर्ड को रेफर करके ये सेम डायग्राम अपने टॉयज के अंदर इंकॉर्पोरेट करिए। देन इज क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस, कि आज एक लेमन मैन्युफैक्चरर, लेमन कंज्यूमर, कि लेट्स सपोज आई एम द कंज्यूमर, मुझे नहीं पता कि मुझे जो इलेक्ट्रिक टॉय से मेरा बच्चा खेल रहा है उसको कैसे साफ करना है। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए उस पे एक क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कि जो कंज्यूमर है वो अपने दिमाग लगा के उस प्रोडक्ट को साफ ना करे, उस पे एक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जैसे वी कैन पुट अप अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की टॉय शुड बी क्लीन विद अ ड्राई क्लॉथ, कि आज कोई भी कंज्यूमर गीले कपड़े से या पानी से खिलौने को साफ ना करे, उसकी वायरिंग खराब हो सकती है। तो हम उसको क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं कि टॉय शुड बी वाइट विद अ ड्राई क्लॉथ। तो ऐसे क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन टॉय के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। देन असेंबली इंस्ट्रक्शंस, कि अगर कोई राइड ऑन टॉयज बना रहा है या कोई वॉकर बना रहा है या कोई रॉकर बना रहा है, कुछ भी ऐसा टॉय है जो कि असेंबल होता है, तो असेंबली रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस टॉय के ऊपर होने चाहिए, कि ताकि पेरेंट्स को और जो भी बच्चा उसको असेंबल कर रहा है उसको प्रॉब्लम ना आए असेंबली में करने में उसमें।
देन दिस इज ऑल्सो मेन क्लॉज जिसकी वजह से मैक्सिमम जो लाइसेंस है वो फेल हो रही है बैटरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, कि आज हमें टॉयज के ऊपर बैटरी से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस है वो सब लिखने हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं कि आज हमारे टॉय में कितने वोल्टेज की बैटरी यूज हो रही है, कैसे उस बैटरी को रिप्लेस करना है, कि कैसे कंज्यूमर उसको खोल के स्क्रू खोल के बैटरी निकाल के वापसी लगा सकता है, कितने वोल्ट की बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी लगानी है, नॉन रिचार्जेबल बैटरी लगानी है, बैटरी अगर खराब हो जाए तो उस केस में क्या करना है, दो अलग अलग बैटरी को मिक्स नहीं करना। तो ऐसे काफी सारे इंस्ट्रक्शन आईएएस में दे रखे हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन हमें हमारे टॉय से स्पेसिफिक हमें लिखने हैं। देन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पैकेजिंग पे या अगर हम खिलौने के ऊपर लिख रहे हैं या हम अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल डाल रहे हैं तो हमें मैन्युफैक्चरर को पेरेंट्स को या कंज्यूमर को हमें बताना है कि वो पैकेजिंग को फेंके ना, कि दी कंज्यूमर शुड रिटेन पैकेजिंग एज इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कि आज समझ लो हमने ये लिखा ही नहीं, लाल हम बड़ा बड़ा लिख दे लाल रंग का, कि कोई भी पेरेंट या कोई भी कंज्यूमर जो टॉय को कंज्यूम कर रहा है वो पैकेजिंग को फेंके ना, कि ताकि उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो बाद में भी देख सके और पढ़ सके। तो दीज ऑल आर दी मार्किंग्स। इसके अलावा भी अगर मैं शायद कोई मार्किंग मिस कर रहा हूं तो आप आईएएस को रेफर कर सकते हो। आईएएस 9873 पार्ट 1 और आईएएस 11644 में जितनी भी मार्किंग दे रखी है हमें वो सारी मार्किंग फॉलो करनी है और अपने टॉय पे प्रिंट करनी है। मार्किंग्स के बाद हम आते हैं प्रोडक्शन एंड कंसाइनी डिटेल्स पे। बीआईएस कहते हैं जो भी मैन्युफैक्चरर बीआईएस का लाइसेंस ले रहा है उसको मंथली प्रोडक्शन डिटेल्स और क्वार्टरली कंसाइनी डिटेल्स अपलोड करनी है बीआईएस के पोर्टल पे। प्रोडक्शन डिटेल क्या होती है कि डिटेल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन अ पर्टिकुलर मंथ, कि आज एक लाइसेंसी ने एक महीने के अंदर कितने खिलौने बनाए हैं। और बीआईएस में ना दो तरीके से लाइसेंस होते हैं, वॉलंटरी और मैंडेटरी। तो जो हमारा टॉयज और मैंडेटरी प्रोडक्ट में आता है तो जितना उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उतना ही वो आईएसए मार्क करेगा। वारंटी में क्या होता है कि अगर आज मैन्युफैक्चरर ने 1000 पीसेस बनाए तो वो 100 पे आईएसए मार्क लगा सकता है और 900 पे नहीं लगा सकता। बट हमारा जो टॉय है वो मैंडेटरी लाइसेंस है, तो जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सारे प्रोडक्शन के ऊपर हमने आईएसए मार्क लगाना है और उसकी डिटेल हमें कि हमने एक महीने में कितना प्रोडक्शन करा वो हमें बीआईएस के पोर्टल पे अपलोड करनी है। ये जो डिटेल अपलोड होगी वो जैसे कि मैंने वो पिछली स्लाइड में बताया था यूनिट, कि एक यूनिट 1000 पीसेस की होती है, तो ये सारी डिटेल जो है वो यूनिट के हिसाब से अपलोड होगी। अब आते हैं इसका पर्पस कि बीआईएस मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्शन डिटेल्स क्यों मांग रहा है। आज बीआईएस वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल डिपार्टमेंट है इंडिया का, तो आज बीआईएस आपसे कोई भी डिटेल मांग रहा है उसके पीछे कोई ना कोई बीआईएस का लॉजिक है। तो बीआईएस आपसे जो प्रोडक्शन डिटेल मांग रहा है उसका मेन पर्पस है कैलकुलेशन ऑफ मार्किंग फीस, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 वाली वीडियो में समझाया था कि हमें बीआईएस को मिनिमम मार्किंग फी देनी होती है। तो मार्किंग फीस का मैंने बताया था कि कैलकुलेशन जो होता है वो पर यूनिट प्राइस के हिसाब से होता है। अगर जिसने भी नहीं देखी पिछली वीडियो में जाके देख सकता है, जब मैंने लास्ट स्लाइड में फीस स्ट्रक्चर समझाया था कि हमें बीआईएस को मार्किंग फीस के हिसाब से पेमेंट करनी होती है। तो बीआईएस का जो प्रोडक्शन डिटेल मांगने का मेन लॉजिक होता है वो अपनी मार्किंग फी कैलकुलेट करना होता है, कि आपका जितना प्रोडक्शन हुआ है उस हिसाब से बीआईएस अपनी मार्किंग फी कैलकुलेट कर सके और वो आप रिन्यूअल में पे करो बीआईएस को। अब आते हैं कंसाइनी डिटेल्स पे। तो कंसाइनी डिटेल्स जैसे कि मैंने बताया कि हमें क्वार्टरली सबमिट करनी है बीआईएस को। कंसाइनी डिटेल्स क्या है कि हमने कंसाइनी डिटेल्स में हमें बीआईएस को बताना है कि हमने इस पर्टिकुलर डीलर को इतने पीसेस बेचे हैं। तो जैसे डीलर ए है तो डीलर ए का नेम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी और कितने नंबर ऑफ पीसेस हमने उसको बेचे हैं, वो सारी डिटेल हमें बीआईएस पे सबमिट करनी है क्वार्टरली जाके। देन ये जो डिटेल है ये जाएगी नंबर ऑफ पीसेस में, यहां डिटेल जाएगी नंबर ऑफ यूनिट्स में और यहां डिटेल जाएगी नंबर ऑफ पीसेस में। कंसाइनी डिटेल मांगने का बीआईएस का लॉजिक क्या है कि आज बीआईएस को साल में 2 बार, शायद अब बीआईएस ने 4 बार कर दिया है कि साल में 4 बार बीआईएस आपका सैंपल मार्केट से उठाएगा। सैंपल उठाएगा मतलब कि जब हमने सबसे स्टार्टिंग में टेस्टिंग करवाई थी तो आज हमने उस टाइम में जो प्रोडक्ट बीआईएस को दिखाया, हम फ्यूचर में भी उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे नहीं बना रहे, इसको चेक करने के लिए बीआईएस साल में 4 बार आपको मार्केट सैंपल उठाता है। तो वो मार्केट सैंपल बीआईएस को उठाने में आसानी हो इसलिए वो आपसे ही आपकी कंसाइनी डिटेल मांगता है कि आप हमें बता दो कि आप किसको माल बेच रहे हो। कल को बीआईएस ऑफिसर उसी डीलर पे जाके आपका पीस वहां से खरीद सके और उसको टेस्टिंग में भेज सके। तो बीआईएस जो कंसाइनी डिटेल मांग रहा है
उसका कहीं से भी रिलेशन नहीं है कि वो आपके जीएसटी की तरफ से डिटेल मांग रहा है। बीआईएस का लॉजिक एकदम अलग है, इसलिए मैं जो मैन्युफैक्चरर घबरा रहे हैं बीआईएस को डिटेल देने में, मैं उन सबको यही बताना चाहता हूं कि बीआईएस का पर्पस ये नहीं है कि वो जीएसटी से आगे सेल मैच करे। बीआईएस का पर्पस ये है कि वो मार्केट का सैंपल पिक कर सके। तो जो भी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन कंसाइनी डिटेल देने में हिचकिचा रहे हैं बीआईएस को, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीआईएस आपकी जीएसटी सेल से आपकी कंसाइनी डिटेल्स नहीं मैच करने वाला, उनका पर्पस कुछ और है, और हम बीआईएस के जो नॉर्म्स है वो रेगुलरली फॉलो करें। बीआईएस हमारे बेटरमेंट के लिए बना है, हमें परेशान करने के लिए नहीं बना है। ये स्लाइड मैं पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, बट मैं दोबारा करना चाहूंगा क्योंकि जितने भी लाइसेंस आज अगर स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं या किसी की सर्वेलेंस फेल हो रही है या मैन्युफैक्चरर को इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इस चीज की है वो कि उनको किस पार्ट की, किस स्टैंडर्ड की, किस ड्यूरेशन में टेस्टिंग करवानी है। तो जैसे कि हमारा IS 9873 पार्ट 1 है, मैंने आपको पहले बताया था, पहले वीडियो में आपको समझाया था कि जो नॉन रिलेटेड टॉयज है उस पे हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है IS 9873 पार्ट 1 और सेकेंडरी होते हैं पार्ट 2, 3, 4, 7 और 9, ठीक है। और जो हमारे इलेक्ट्रिक टॉयज होते हैं उसमें हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है IS 15644 और सेकेंडरी होते हैं 9873 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 7, पार्ट 9। तो जो भी मैन्युफैक्चरर नॉन इलेक्ट्रिक टॉयज बना रहा है उनको इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टेस्टिंग करवानी है और वो टेस्ट रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रखने हैं। तो टॉयज के अंदर सिर्फ IS 9873 पार्ट 1 जो है दैट इज मार्क्ड एज R। R मींस कि हमें 9873 पार्ट 1 की इन हाउस लैब लगानी है। जिन मैन्युफैक्चरर ने 3 साल का रिलैक्सेशन ले रखा है उनको नहीं लगानी, बट जिनको जो माइक्रो स्केल यूनिट्स नहीं है या जो पैकेजिंग यूनिट्स है उनको पार्ट 1 की लैब लगानी है, या जिनके 3 साल खत्म हो गए हैं उनको ही पार्ट 1 की लैब लगानी है। बाकी जितने भी स्टैंडर्ड है, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया, पार्ट 7 हो गया, पार्ट 9 हो गया, एंड IS 15644 में भी जो बैटरी ऑपरेटेड टॉयज बना रहे हैं वो भी पूरा सब कॉन्ट्रैक्टेड है। जो ट्रांसफॉर्मर या डुअल सप्लाई टॉयज बना रहे हैं जो कि 2 या 3% मैन्युफैक्चरर्स है, उनको पावर इनपुट सोर्स का टेस्ट करवाना इन हाउस, बाकी सब वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट 95% जो मैन्युफैक्चरर्स है वो बैटरी ऑपरेटेड टॉयज बना रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक टेस्टिंग की पूरी आउटसोर्स करेंगे। तो अभी के लिए सिंपल वर्ड्स में हमें IS 9873 पार्ट 1 की इन हाउस लैब लगानी है। बाकी जितने भी पार्ट्स है ये हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी BIS अप्रूव्ड लैब को। तो जो पार्ट 1 हमारा होता है दैट इज फॉर मैकेनिकल एंड फिजिकल टेस्टिंग। मैकेनिकल एंड फिजिकल टेस्टिंग मींस कि हमारा जो खिलौना है वो बच्चों को किसी मैकेनिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट में हार्म ना करे, कि हमारे खिलौने के अंदर कोई स्मॉल पार्ट ना हो, कोई शार्प एज ना हो, कोई शार्प पॉइंट ना हो। तो किसी भी मैकेनिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट में हमारा टॉय जो है वो बच्चे को हार्म ना करे। ये हमें लैब में लगानी थी और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम है ईच कंट्रोल यूनिट। ईच कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझना। BIS ने कहा है जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सेम है तब तक वो एक कंट्रोल यूनिट है। तो ये बहुत ब्रॉड चीज है समझना। तो मैं आपको सबको एक इजी टर्म में ये समझाना चाहूंगा कि जिनकी भी लैब लगी हुई है वो इसको एटलीस्ट वंस इन अ डे हम एक रिपोर्ट बना ले। जब जब हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, कि आज किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डेली प्रोडक्शन नहीं होता है, कि हफ्ते में 2 या 3 प्रोडक्शन होता है, बाकी दिन वो स्टॉकिंग होती है। तो जब जब प्रोडक्शन हो रहा है हर एक प्रोडक्शन का हम एक कंट्रोल यूनिट का एक टेस्ट रिपोर्ट बना देंगे। और जिनकी लैब नहीं लगी हुई है उनको भी ऑफिशियल मतलब एक अगर उनको सही से BIS लाइसेंस को मेंटेन करना है तो उनको भी एक टेस्टिंग डेली ही करनी है। बट फिर भी ऑन अ सेफर साइड हर मैन्युफैक्चरर महीने में एक रिपोर्ट करवा ले फॉर ईच सीरीज। आज हमें जितनी भी टेस्टिंग करनी है वो सीरीज वाइज करनी है, कि अगर आज एक मैन्युफैक्चरर के पास 4 सीरीज है या 5 सीरीज है तो उनको ये सारे टेस्ट जो है हर एक सीरीज के एक मॉडल में करवाने हैं। वो मॉडल को रोटेशन में करा सकता है कि आज एक सीरीज S01 है उसमें 10 मॉडल है, तो आज हमने मॉडल नंबर 1 की टेस्टिंग करा ली, कल मॉडल नंबर 2 की करा ली, परसों मॉडल नंबर 3 की करा ली। वो रोटेशन में करानी है। बट हमें हर एक सीरीज के एक मॉडल की जो जो पार्ट एप्लीकेबल है सबकी टेस्टिंग करवानी है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ईच कंट्रोल यूनिट है। और पार्ट 1 जैसे मैंने समझाया है कि हर एक टॉय पे एप्लीकेबल होता है, इट्स एप्लीकेबल ऑन ऑल टॉयज। देन इज पार्ट 2। पार्ट 2 रेफर्स टू फ्लेमेबिलिटी। सो फ्लेमेबिलिटी इज कि आज हमारे टॉय में अगर आग लग जाती है तो बच्चे को इतना रिस्पॉन्स टाइम मिल जाए कि बच्चा उसको ड्रॉप कर सके। तो इसमें बेसिकली बर्निंग स्पीड देखी जाती है टॉय की, और ये टेक्सटाइल टॉयज पे एप्लीकेबल होता है। टेक्सटाइल टॉयज मतलब हमारे सॉफ्ट टॉयज हो गए,
प्लस टॉय जिसे कहते हैं हम, या कोई टेंट हाउस बना रहा है, टॉय इंटेंडेड टू बी एंटर्ड बाय अ चाइल्ड, जिसमें बच्चा अंदर घुस सकता है, या फिर कोई बच्चे की कॉस्ट्यूम है या कोई उसकी कैप है। तो बेसिकली टेक्सटाइल टॉयज में ये क्लॉज एप्लीकेबल होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 in 6 months, क्या हमें 6 महीने में एक बार इसकी टेस्टिंग करवानी है। देन इज IS 9873 पार्ट 3, दिस इज माइग्रेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। की BIS कहता है कि आज टॉय के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स, काफी सारे क्या 8 स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नुकसानदायक है बच्चे के लिए। तो उन सभी एलिमेंट्स की BIS ने एक मैक्सिमम लिमिट दे रखी है। फॉर एग्जांपल हम लेड का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स से जो सैंपल्स है वो लेड में फेल होते हैं। तो लेड की जो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है दैट इज 90 mg/kg, कि अगर आज हमारा 1 किलो का खिलौना है, फॉर एग्जांपल आज हम 1 किलो खिलौना बना रहे हैं, तो उस खिलौने में मैक्सिमम 90 मिलीग्राम लेड प्रेजेंट हो सकता है, उससे ज्यादा लेड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 in a year। तो ये हम रिकमेंड करते हैं कि जब हम रिन्यूअल करा रहे हैं लाइसेंस का, तो उस टाइम पे हम इसकी टेस्टिंग करा लें पार्ट 3 की। और पार्ट 3 भी हमारा हर एक टॉय के ऊपर एप्लीकेबल होता है। पार्ट 3 इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन ऑल टॉयज। देन वी कम टू IS 9873 पार्ट 4। IS 9873 पार्ट 4 इज फॉर एक्टिविटी टॉयज फॉर इंडोर एंड आउटडोर पर्पस। तो एक्टिविटी टॉयज मतलब कि वो टॉयज जिसपे बच्चे का जो वेट है वो टॉय के ऊपर आता है। तो बेसिकली 3 टॉयज होते हैं जिसपे कवर होता है रॉकर्स, स्विंग्स एंड स्लाइड्स। यही 3 टॉयज जिसके ऊपर पार्ट 4 लगता है, रॉकर्स, स्विंग्स एंड स्लाइड्स, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 in 6 months है। तो जो भी बंदे रॉकर्स, स्विंग्स एंड स्लाइड्स बना रहे हैं उनको पार्ट 4 की जो टेस्टिंग है हर 6 महीने में एक बार करवानी है, और वो रिपोर्ट का रिकॉर्ड उनको अपने पास बना के रखना है। That is IS 9873 part 7. Part 7 is basically for testing of fingerprints. Requirement and specification for fingerprints. इसकी फ्रीक्वेंसी 1 in a year है, और ये सिर्फ फिंगरप्रिंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जो भी मैन्युफैक्चरर फिंगरप्रिंट्स बना रहा है उनको हर साल फिंगरप्रिंट्स की टेस्टिंग करवानी है, तो ये भी वो रिन्यूअल टाइम करा सकते हैं। Then is IS 9873 part 9. IS 9873 part 9 refers to Thailand test. So what is Thailand? Thailand is basically a compound that is present in vinyl. And now what is vinyl? विनाइल एक वो कंपोनेंट होता है जो कि प्लास्टिक को सॉफ्ट करने के लिए यूज करा जाता है। तो जितने भी सॉफ्ट प्लास्टिक होते हैं जैसे LD हो गया या हमारा PVC हो गया, तो उन सब के अंदर थायराइड आने के चांसेस होते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी BIS ने दे रखी है 1 in a year। तो ये भी हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब हम रिन्यूअल करा रहे हैं उस टाइम पे हम पार्ट 3 पार्ट 9 की टेस्टिंग करा लें, और जिसके पास फिंगरप्रिंट्स एप्लीकेबल हो पार्ट 7 की भी करवा लें। Then is IS 15644 जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल टॉयज पे एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रिकल टॉय। जो भी बंदे, हाँ एक चीज मैं मिस कर गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल टॉय। काफी लोगों को ये डाउट है अपने दिमाग में कि इलेक्ट्रिकल टॉय क्या होता है। BIS के अकॉर्डिंग अगर किसी टॉय में छोटी सी LED लाइट या बैटरी या कोई भी वायरिंग यूज हो रही है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी यूज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक टॉय में आएगा। काफी बंदों को ये डाउट है कि जो राइड ऑन कार्स आती है वो इलेक्ट्रिक है, और जो बंदे रॉकर्स बना रहे हैं जिसमें वो साउंड मॉड्यूल लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक नहीं है। तो ये गलत है। BIS के अकॉर्डिंग अगर किसी भी खिलौने में कोई एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिक टॉयज के अंदर आएगा। इसमें एक टेस्ट है क्लॉज 10, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 in a month। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी बंदे इलेक्ट्रिक टॉयज बना रहे हैं वो क्लॉज 10 के लिए भी हाई वोल्टेज टेस्टर होता है वो इन हाउस लगा ले, और बाकी सारे वो टेस्ट 6 महीने के अकॉर्डिंग किसी भी लैब को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो BIS लाइसेंस होता है ISA सर्टिफिकेट, वो 1 साल के लिए इश्यू होता है, कि BIS डिपार्टमेंट हमें 1 साल के लिए लाइसेंस इश्यू करके देता है, और हमें उस लाइसेंस का हर साल रिन्यूअल कराना होता है। तो रिन्यूअल जो है हम लाइसेंस एक्सपायर होने से 3 महीने पहले कभी भी करा सकते हैं। लाइसेंस एक्सपायर होने से 3 महीने पहले हम कभी भी रिन्यूअल करा सकते हैं। तो रिन्यूअल के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए हो सकती है कि एक तो मैं जो मैंने लास्ट में बताया आपको मैंने कि हमें प्रोडक्शन डिटेल्स जो है वो पोर्टल पे सबमिट करनी है। तो रिन्यूअल से पहले पिछले पूरे साल की प्रोडक्शन डिटेल पोर्टल पे सबमिट होनी चाहिए। सेकंड, इसी प्रोडक्शन डिटेल के बेसिस पे एक हमें CA सर्टिफिकेट बनाना है। CA सर्टिफिकेट मतलब हमें एक डिटेल बनानी है कि हमने पूरा जो साल में प्रोडक्शन करा है वो प्रोडक्शन हम गलत भी बता सकते हैं BIS को कि हमने 10,000 पीसेस बनाए, हम BIS बता रही है हमने 1000 पीसेस बनाए।
तो BIS उसको वेरीफाई करने के लिए आपसे एक CA सर्टिफिकेट मांगता है कि आपका CA आपकी पिछले पूरे साल की प्रोडक्शन को सर्टिफाई करके दे दे कि आपने जो प्रोडक्शन डिक्लेयर करी है वो सही है। तो साइनिंग ऑफ द CA सर्टिफिकेट, फिर मेंटेनिंग ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स। ये मैंने इसलिए स्पेशली लिखा है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि काफी सारे टेस्ट होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी वंस इन अ ईयर होती है। तो हम रिन्यूअल टाइम पे ही अगर अपने दिमाग में रिकॉर्ड बना के रखेंगे, अपने दिमाग में माइंडसेट बना के रखेंगे कि हमें एनुअल रिपोर्ट जो है जिनकी लैब लगी हुई है, क्योंकि मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके ऊपर पार्ट 1, 3 और 9 एप्लीकेबल होता है, और पार्ट 1 की लैब उन्होंने इन हाउस लगा रखी है, तो पार्ट 3 और 9 उनको बाहर से करवाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी वंस इन अ ईयर। तो हम रिन्यूअल के टाइम पे ही पार्ट 3 और 9 की टेस्टिंग करवा रहे हैं, तो उसको हम रिन्यूअल पार्ट बना रहे हैं एक तरह से। फिर पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फीस, कि जैसे मैंने बताया था कि हमें हर साल BIS को फीस देनी है, तो पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फीस हमें करनी है। इसमें 3 चीज इसमें गवर्नमेंट फीस आती है। पहला रिन्यूअल फीस होती है 1000 रुपए की, जो हम रिन्यूअल लगा रहे हैं उसकी फीस। फिर जैसे मैंने बताया था कि जब हम नई लाइफ फाइल लगा रहे हैं तब भी हम BIS को एनुअल फीस देते हैं, तो एनुअल फीस 1 साल की होती है, तो नेक्स्ट साल की एनुअल फीस जाएगी 1000 रुपीज। देन मिनिमम मार्किंग फीस, मैंने ये एक्सप्लेनेशन के लिए एक मिनिमम मार्किंग फीस लिख दी है 59,000, जो कि माइक्रो स्केल नॉन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। अगर कोई इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर है या कोई नॉन इलेक्ट्रिक स्मॉल या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर है, वो पार्ट 1 वाली जो मैंने वीडियो बनाई है, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, वो उसके फीस स्ट्रक्चर में जाके देख सकता है कि उसकी मार्किंग फीस कितनी है। तो नॉन इलेक्ट्रिक माइक्रो स्केल मैन्युफैक्चरर, जो कि मैक्सिमम ऑफ द मेजॉरिटी है, उनकी मार्किंग फीस है 59,000। तो एक तरह से जो माइक्रो स्केल नॉन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर है उसको हर साल 61,000 प्लस 18% GST BIS को देना है। 61,000 प्लस 18% GST उसको हर साल BIS को पे करना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिनकी भी लैब लगी हुई है उनको हर साल कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स रिन्यू कराने हैं। जो हमने स्टार्टिंग में लाइसेंस लेते समय लैब लगाई थी, उस टाइम हमने कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स बनाए थे, उनकी भी वैलिडिटी 1 साल की होती है। तो जब हम रिन्यू कर रहे हैं लाइसेंस को, उस टाइम हम ध्यान रख के अपने कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी रिन्यू करवा लें। उसका रिन्यू कराने का प्रोसेस आपको पता ही है कि हमें अपने इक्विपमेंट्स को लैब में भेजना होता है, लैब उसको वेरीफाई करके उसको कैलिब्रेट करके दे देती है हमें, तो हमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट से रिन्यू कराना है। नाउ वी कम टू सर्विलेंस। जैसा कि हम BIS साल में 2 बार हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे सर्विलेंस करता है। सर्विलेंस इज सिमिलर टू द इंस्पेक्शन। जब हमने लाइसेंस लिया था, हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा कि लाइसेंस जब हम लेते तब BIS ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आता है। सिमिलर वे में BIS लाइसेंस आने के बाद भी साल में 2 बार, ट्वाइस इन अ ईयर, सर्विलेंस करता है हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे कि जो चीजें मैन्युफैक्चरर ने इंस्पेक्शन के दौरान दिखाई थी, आज भी वो मैन्युफैक्चरर उन चीजों को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए BIS सर्विलेंस करता है। BIS सर्विलेंस के लिए BIS ने 3 एजेंसीज है, TUV सूद, ब्यूरो वेरिटास और क्वालिटी ऑस्ट्रिया। इन तीनों एजेंसी को BIS ने सर्विलेंस का पार्ट आउटसोर्स करा है। तो जिस दिन भी इन तीनों एजेंसी से कोई भी ऑफिसर आपके पास आएगा, तो उस दिन वो BIS ऑफिसर ही काउंट होगा कि वो उस दिन BIS को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब जब यहाँ पे हमारी फैक्ट्री में इन तीनों में कोई भी सर्विलेंस ऑफिसर आएगा, तो वो क्या क्या चीजें चेक करेगा, या एक मैन्युफैक्चरर को सर्विलेंस के दौरान क्या क्या चीजें मेंटेन करके रखनी है, वो एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि जिन भी मैन्युफैक्चरर्स की इन हाउस लैब लगी हुई है, जिन भी मैन्युफैक्चरर्स ने इन हाउस लैब लगा रखी है, उन सबके पास कंट्रोल यूनिट के अकॉर्डिंग, मतलब पार्ट 1 की लैब लगानी थी तो कंट्रोल यूनिट के अकॉर्डिंग उनके पास टेस्ट रिकॉर्ड्स होने चाहिए एक फाइल में अरेंज्ड। सेकेंड, जिस भी मैन्युफैक्चरर के पास जिस भी पार्ट की लैब नहीं है और वो उसे आउटसोर्स करा रहा था, जो कि मैंने अभी डिस्कस करा था कि पार्ट 1 हमें इन हाउस लगाना है, पार्ट 2, 3, 4, 7, 9 और 1, 5, 6 हम सब कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो वो सारी रिपोर्ट्स भी, जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी थी, जिसकी 6 महीने थी, किसी की 1 साल थी, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये सारी रिपोर्ट्स भी हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए। देन पहली स्लाइड जैसे मैंने बताया कि हमें मंथली प्रोडक्शन और क्वार्टरली कंसाइनिंग डिटेल्स BIS को सबमिट करनी है, तो वो भी हमारी अप टू डेट होनी चाहिए। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी कोई सर्विलेंस ऑफिसर, या हमें सर्विलेंस का भी वेट नहीं करना, हमें ये चीज फॉलो ही नहीं करनी है, इसको हमें अपने प्रोसेस में इनपुट ही नहीं करना कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट नया बना रहे हैं, तो या तो अगर वो सेम सीरीज का है, सेम सीरीज मतलब कि हम फ्रिक्शन कार्स हमने लाइसेंस लिया था, पहले हमने 50 मॉडल का लिया था, हमने 5 नए मॉडल्स बना दिए, तो वो गए एक सेम सीरीज में, तो उस केस में भी हम मॉडल ऐड करें।
प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन में आने से पहले हम उन प्रोडक्ट्स को मॉडल एडिशन में डाल दे बीआईएस में। और अगर हम कोई नई सीरीज बना रहे हैं, नई सीरीज मतलब कि अभी हमारे पास फ्रिक्शन कार्स का लाइसेंस था, अब हमने पुल अलोंग टॉयज बनाना चालू कर दिया जो कि अलग कैटेगरी में आते हैं, उसकी एक अलग सीरीज बननी चाहिए थी। तो हम उसका एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब कि जब हमने उसको बेचने के लिए बनाना चालू कर दिया, पहले हम प्रोडक्ट ट्रायल प्रोडक्शन करते हैं, तो जैसे ही हमने ट्रायल प्रोडक्शन करा उस प्रोडक्ट का, और तभी उसी टाइम हमने उस प्रोडक्ट को टेस्ट करवाया बीआईएस अप्रूव्ड लैब से, और उस टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस में उसमें हमने उसका इंक्लूजन लगा लिया। तो बिना मॉडल या सीरीज इंक्लूजन के बिना हम कोई टॉय को प्रोडक्शन में ना लाए, क्योंकि ये छोटी सी गलती हमारा लाइसेंस सस्पेंड करा सकती है। तो मेरी अभी भी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी मॉडल्स आप बना रहे हो उन सबको एक बीआईएस का फॉर्मेट है एनेक्जर 4, उस फॉर्मेट में आप अपने सारे मॉडल सीरीज वाइज ऐड करके बीआईएस के ऊपर अपलोड कर दीजिए, क्योंकि ये छोटी सी गलती भी हमारे लाइसेंस कैंसिल करा सकती है। तो जिन भी मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी मॉडल लिस्ट अपलोड नहीं कर रखी, वो सभी मैन्युफैक्चरर पोर्टल पे जाके अपनी जो प्रोडक्ट लिस्ट है या मॉडल लिस्ट है उसको अपलोड करें। देन वी कम कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स, कि जिन भी मैन्युफैक्चरर्स की लैब लगी हुई है उनके पास अप टू डेट कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जो जिनकी भी लैब होती है उनमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, तो वो अप टू डेट होने चाहिए। देन मैंने सबसे पहली स्लाइड में बताया था कि हमें प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर लेबलिंग और मार्किंग करनी है, कि हमें आईएसएमआर प्रॉपर लगाना है सही सीएमएल नंबर के साथ। हमें एनेक्जर ए जो था नेशनल एनेक्जर ए, उसके हिसाब से मार्किंग करनी है, एज ग्रुप वगैरह मेंशन करना है, वार्निंग वगैरह लगानी है। और जिनके इलेक्ट्रिक सैंपल थे उनको अपने सैंपल पे इलेक्ट्रिक की सारी मार्किंग्स करनी है। तो प्रॉपर लेबलिंग और मार्किंग होनी चाहिए हर एक टॉय के ऊपर। देन यही सेम पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि यही मैंने लिखा था सीरीज के लिए, कि कोई भी सीरीज के कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो सीरीज हमारे पास ना हो, और उस पर्टिकुलर सीरीज में भी हमें सारे मॉडल जो है, और मॉडल शुड बी एडेड इन योर बीआईएस लाइसेंस फॉर टॉयज व्हिच इज प्रेजेंट इन योर कंपनी प्रीमाइसेस, कि जितने भी मॉडल हमारे पास है वो सारे के सारे मॉडल्स हमारे लाइसेंस में प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि हम एनेक्जर 4 बना के उसके हमारे कोई चार्जेस नहीं लगते, बट फिर भी मैन्युफैक्चरर्स अपनी मॉडल टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते। तो मैं आपको सबको ये बोलना चाहूंगा कि हम टाइमली कोई भी नया मॉडल बना रहे हैं उसको एनेक्जर फॉर्मेट में डाले और बीआईएस में अपलोड कर दे, ताकि कल को बीआईएस हमें मिसयूज का केस ना बनाए। देन मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्शन रजिस्टर, कि जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन बीआईएस में फिल कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे प्रोडक्शन रजिस्टर बना के रख ले, जिसमें मैं डाल दिया कि बैच नंबर क्या था, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या था, सारे डिटेल्स के हिसाब से कितने नंबर ऑफ पीसेस बने। वो एक प्रोडक्शन रजिस्टर का फॉर्मेट अगर किसी को चाहिए तो आप हमसे ले भी सकते हैं, तो वो प्रोडक्शन रजिस्टर हम मेंटेन करके रखें। अब हम आते हैं जो कि काफी सारे मैन्युफैक्चरर चाहते थे कि इस बात पे एक डिस्कशन करा जाए कि आज हम अपने लाइसेंस को स्टॉक मार्किंग में जाने से कैसे बचा सकते हैं। तो काफी सारे मैन्युफैक्चरर ये चीज चाह रहे थे कि इस पे डिस्कशन हुआ जाए कि आज हम अपना लाइसेंस लेने के बाद क्या क्या चीजें ऐसे फॉलो करें या क्या क्या ऐसे करें जिससे हमारा लाइसेंस स्टॉक मार्किंग में ना जाए। तो सबसे पहले स्टॉक मार्किंग में, लाइसेंस का स्टॉक मार्किंग में जाने का रीजन होता है कि हमारा कोई भी वेरिफिकेशन, मतलब जो हमने सबसे स्टार्टिंग में इंस्पेक्शन कराई थी जब, उस टाइम पे जो हमारा वेरिफिकेशन सैंपल सील हुआ था, अगर वो हमारा सैंपल फेल होता है या फिर हमारा कोई सैंपल मार्केट होता है, मार्केट सैंपल कि बीआईएस ने, जैसे मैंने बताया ना, साल में 4 बार बीआईएस आपको मार्केट सैंपल उठाता है, तो कोई हमारा मार्केट सैंपल, या जब हमारी फैक्ट्री सर्वेलेंस हो रही है, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा फैक्ट्री सर्वेलेंस का, तो जब हमारी फैक्ट्री सर्वेलेंस हो रही है तो उस टाइम पे भी एक सैंपल सील होता है, या फिर वो सैंपल, तीनों में से कोई भी सैंपल अगर हमारा फेल होता है, वेरिफिकेशन सैंपल फेल होगा तो इमीडिएटली हमारा लाइसेंस स्टॉक मार्किंग में चला जाएगा। मार्केट और फैक्ट्री सैंपल अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव फेल होते हैं तो उस केस में हमारा लाइसेंस स्टॉक मार्किंग में जाता है। तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपना प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करें और उस प्रोडक्ट को एज पर बीआईएस नॉर्म्स ही बनाएं, कि उसमें प्रॉपर मार्किंग्स करें, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन डालें, प्रॉपर क्वालिटी यूज करें, पार्ट 1 के हिसाब से उसको टेस्ट करते रहे। हम अपना सैंपल जितना अच्छा इंप्रूव करके बना सकेंगे रेगुलर प्रोडक्शन में, उतना हम इस फेलियर से बच पाएंगे। फिर है जब हमारी सर्वेलेंस हुई, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा कि सर्वेलेंस में अगर कोई भी बड़ी एनसी लगती है तो उस केस में भी हमारा लाइसेंस स्टॉक मार्किंग में जाता है। बड़ी एनसी क्या हो सकती है कि जब ऑफिसर हमारे पास आया है, सर्वेलेंस ऑफिसर, तो हमारे पास एनएबीएल रिपोर्ट्स जो कि हमें बाहर से करानी थी,
या इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, अगर हमारी लैब लगी हुई थी तो उस केस में भी हमारा लाइसेंस जो है वो स्टॉप मार्किंग में जा सकता है। फिर अगर हमारी 2 बार सर्वेलेंस हुई है, हमारी जब पहली सर्वेलेंस हुई थी उसमें हमारी कोई एनसी लगी थी, वो हमने सेकंड सर्वेलेंस के टाइम पे रिजॉल्व नहीं करी, तो उस केस में भी हमारा लाइसेंस स्टॉप मार्किंग में जाता है। तो जब भी हमारी सर्वेलेंस हो रही है उसके बाद हम चेक करें कि हमारे लाइसेंस में क्या क्या ऑफिसर एनसी लगा के जा रहा है और उन एनसी को हम टाइम रहते हैं रिजॉल्व कर ले, वरना जब दोबारा सर्वेलेंस होगी वही सेम रिपीटेड एनसी आएगी, हमारा लाइसेंस स्टॉप मार्किंग में जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीज ट्वाइस में रिपीटेडली हो रही है कि आज बीआईएस हमें एक मैन्युफैक्चरर को एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में मिल रहा है। बीआईएस जीएसटी की तरह नहीं है। BIS is the manufacturing concern license and it is given to a single factory। कि आज बिस्लेरी के पास मोर देन 40 लाइसेंस है, क्यों? क्योंकि उसकी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो एक यूनिट को BIS ने एक लाइसेंस दिया है। तो इसलिए जब भी हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं कि आज हम जब भी एड्रेस चेंज करेंगे हमें BIS को इन्फॉर्म करना है कि हमने एड्रेस चेंज कर लिया है, क्योंकि टॉयज में क्या है कि मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स जो है वो रेंटेड प्रेमाइसिस पे काम कर रहे हैं और रेंटेड प्रेमाइसिस उनको कभी भी छोड़नी पड़ सकती है। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे, विदाउट इंटीमेशन चेंज इन एड्रेस एंड एनी अदर चेंज इन प्रोसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स। आज मैक्सिमम अगर मैं 100 लाइसेंसेस की बात करता हूं तो 100 में से 90 जो मैन्युफैक्चरर्स है वो रेंटेड प्रेमाइसिस पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। रेंटेड प्रेमाइसिस पे सबको होता है कि कभी भी उनको जगह छोड़नी पड़ सकती है, तो काफी सारे मैन्युफैक्चरर बिना BIS को इन्फॉर्म करे अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो शिफ्ट कर लेते हैं, जो कि गलत है, जो कि मिसयूज ऑफ ISM मार्क में काउंट होती है। तो इसलिए मेरी सभी मैन्युफैक्चरर्स से रिक्वेस्ट है कि कभी भी उनको अगर एड्रेस चेंज करना है तो वो BIS को इन्फॉर्म करे। BIS उनका लाइसेंस स्टॉप मार्किंग में डालेगा, वो स्टॉप मार्किंग गलत नहीं है, वो एक जनरल प्रोसेस है कि BIS आपका लाइसेंस स्टॉप मार्किंग में डालेगा और जब आपका शिफ्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो BIS आपकी नई प्रेमाइसिस पे जाके एक इंस्पेक्शन करेगा और दोबारा से आपका लाइसेंस कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी कोई मैन्युफैक्चरर अगर अपनी प्रेमाइसिस चेंज कर रहा है तो वो BIS को जरूर इन्फॉर्म करे। उस केस में वो BIS को अपना GST सर्टिफिकेट, नई प्रेमाइसिस का MSME सर्टिफिकेट और एक ओनरशिप प्रूफ, तीनों डॉक्यूमेंट BIS को सबमिट करे। BIS नई प्रेमाइसिस पर आके इंस्पेक्शन करेगा और आपका लाइसेंस कंटिन्यू हो जाएगा। बट बिना बताए प्लीज कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना लाइसेंस शिफ्ट ना करे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, कि अगर आज आपके यहाँ पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स लगी हुई है अगर वो कम, जैसे हमने दिखा रखा कि हमारे पास 7 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स है, हम 2 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स किसी भी रीजन से बेच देते हैं, या फिर अभी हमारे पास 7 मशीन्स है हम 2 मशीन्स और खरीद लेते हैं, दोनों ही केस में हमें BIS को इंटीमेट करना है कि हमें एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट में BIS को बता दें कि हमने ये मशीन्स और इंस्टॉल कर ली है और बस हमें BIS को अपडेट करना है। तो BIS आपको आज तकलीफ नहीं देना चाहता किसी भी तरीके से, बस BIS ये चाहता है कि आपके यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है आप टाइमली बेसिस पे BIS को अपडेट कर दो और BIS के प्रोसेस के हिसाब से उसको रेगुलेट कर दो। फिर जो हमने लास्ट लाइन में मैंने इतना डिटेल से आपको बताया है, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ऑफ एनी आउट ऑफ स्कोप प्रोडक्ट, कि आज हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं या अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं जिसका हमने इंक्लूजन या मॉडल एडिशन नहीं करवाया है, उस केस में डायरेक्टली जो है BIS हमें मिसयूज ऑफ ISM मार्क, मिसयूज ऑफ ISM मार्क के केस में हमारा लाइसेंस जो है कैंसिल कर सकता है। तो इसलिए मेरी हर मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने प्रोडक्ट्स का टाइमली इंक्लूजन और मॉडरेशन कराए, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज की वजह से हमारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। फिर काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स है जिन्होंने अपने किसी रिलेटिव को या किसी को भी QC दिखा रखा है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर बोल ले या हम कॉस्टिंग बोल ले किसी भी रीजन से, तो वो सब मैन्युफैक्चरर्स में रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है या आपकी सर्वेलेंस हो रही है या कभी भी आपकी फैक्ट्री में टेस्टिंग हो रही है तो आपकी फैक्ट्री में QC प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि आज आपको जो BIS लाइसेंस मिला है वो आपके क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज के बेसिस पे ही मिला है, कि BIS समझता है कि आज एक मैन्युफैक्चरर बिना नॉलेज के मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है,
बट उसकी फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज हो, जो कि एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान हो, जो सारे BIS के नॉर्म्स पूरे कर सके। तो BIS के अकॉर्डिंग QCI जो है वो हमेशा प्रोडक्शन के और टेस्टिंग के टाइम पे फैक्ट्री में प्रेजेंट होना चाहिए। देन जो हमने सबसे सारी डिस्कस करता है मार्किंग्स, कि हमें प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर मार्किंग करनी है कि अगर हमारा लाइसेंस नंबर गलत लिख रखा है प्रोडक्ट के ऊपर, या हमने गलत एज ग्रुप लिखा हुआ प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारा 3+ था, हमने 5+ लिखा हुआ है, या एक्स्ट्रा कोई भी मैंने मार्किंग गलत कर रखी है, तो उस केस में भी हमारा लाइसेंस BIS कैंसिल कर सकता है या स्टॉप मार्किंग में डाल सकता है। तो मैं सभी मैन्युफैक्चरर्स को यही बोलूंगा कि वो प्रॉपर सैंपल बनाए, वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना के रखे, वो प्रॉपरली BIS को एक चीज के लिए इंटीमेट करे, और वो कोई भी प्रोडक्ट बिना स्कोप का ना बेचे। ये 3-4 चीजें अगर हम फॉलो कर लेंगे BIS की, तो BIS लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस है जो हमें बेनिफिट ही देने के लिए बना है कि आज हम इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए कि हम एक्सपोर्ट भी कर सके। तो BIS लाइसेंस कहीं से भी कोई टफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि ये चीजें हमें थोड़ा फॉलो करनी है। इसमें अभी भी अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को ऑल ओवर इंडिया या इवन इंडिया से बाहर भी किसी मैन्युफैक्चरर, किसी टॉय मैन्युफैक्चरर को कोई भी डाउट होता है, क्योंकि आज हमने ये वीडियो किसी कमर्शियल पर्पस की वजह से रिकॉर्ड नहीं करी है। आज हमारा मेन मोटिव यही है ये वीडियो रिकॉर्ड करने का कि हम सभी मैन्युफैक्चरर्स को एक नॉलेज, या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, या फिर एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव BIS लाइसेंस का दे सके, ताकि कोई लाइसेंसी अनजाने ना जाने में गलती ना करे। कि एक होता है कि वो जान के कुछ कर रहा है, बट जैसा कि मैंने ऑब्जर्व करा है कि BIS टॉयज के केस में काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स को इंफॉर्मेशन की कमी है, और वो उस वजह से अपना लाइसेंस स्टॉप मार्केट में करवा देते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है कि आज मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए कि उन्हें क्या चीज कैसे करनी है, और वो प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से सब कुछ कर सके फॉलो। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू कि आपने मुझे इतना टाइम दिया कि मैं आपको इतनी सारी चीजें समझा सकूं। एंड मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा कि जितने भी BIS लाइसेंसी है स्पेशली फॉर टॉयज, आप उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि इसमें आज उनका बेनिफिट है कि आज वो सारी चीजें समझेंगे तो कल को वो कुछ और अच्छा कर पाएंगे। तो आप सभी मैन्युफैक्चरर्स या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो मेरी इस वीडियो को सभी मैन्युफैक्चरर्स तक लेके जाए, ताकि उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर नॉलेज मिल सके कि उनको BIS लाइसेंस लेने के बाद कैसे ऑपरेट करना है। आज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स कंसल्टेंट्स के थ्रू या किसी भी तरीके से लाइसेंस ले लेते हैं, बट उनको फॉलो करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आज कॉस्टिंग सारी अपनी जगह है कि हाँ BIS की हमेशा गवर्नमेंट फीस भी जाएगी हर साल, हमें टेस्टिंग भी करवानी है, हाँ देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व फैक्टर की वजह से किसी का लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, तो ठीक है वो मैन्युफैक्चरिंग की कॉल है, बट मैं ये चाहता हूं कि किसी का भी लाइसेंस नॉलेज की बेसिस की वजह से, कि किसी को नॉलेज नहीं थी या किसी को पता नहीं था, उस चक्कर में किसी का लाइसेंस कैंसिल ना हो। तो सब इस वीडियो को देखें, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आई एम अवेलेबल 10 to 6 मंडे टू सैटरडे। किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।